हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। एक बार फिर से अब हम आ चुके हैं यहाँ पे लाइव। जी हाँ बच्चों, एक बार फिर से अब हम लाइव आ चुके हैं। और आज का ये वाला जो लाइव सेशन है बच्चों, ये सेशन क्लास 11th के लिए आपका जो अभी पॉलिटिकल साइंस का फाइनल का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि इस लाइव सेशन में ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का होगा, आधे घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें हम लोग अपनी दोनों ही जो आपकी बुक्स हैं, भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार और राजनीति सिद्धांत, इन दोनों ही बुक्स का हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं। इस क्विक रिवीजन के अंदर हम हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं। ठीक है, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। पूरी तरीके से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं मैं, क्योंकि इसमें फिर कम से कम 2 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। इसीलिए क्विक रिवाइज करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन तो आपको अभी आता होगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये रह गया है बस। तो उसको अब हम यहाँ पे फटाफट से रिवाइज करेंगे। आपको मैं 25 से लेकर 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं, चाहे वो 2 नंबर के हो, 4 नंबर के हो या फिर 6 नंबर के हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर करो, उन्हें भी बुलाओ, और फिर हम लोग अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चों इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ में। हेलो सर जी, हेलो सभी को, हेलो सभी को नमस्ते। और बच्चों, इस सेशन के खत्म होने से पहले हम लाइक का एम रखते हैं इस बार कम से भी कम 501। ठीक है, 501 का लाइव का टारगेट है बच्चों हमारा। इस लाइक के टारगेट को जल्दी से कंप्लीट कराओ। जितने भी बच्चे ज्वाइन हो, सारे बच्चे लाइक करते चलेंगे सेशन को। ठीक है, चलो शुरुआत करें। रेडी हो? अगर सारे बच्चे रेडी हैं तो फटाफट से फायर वाला इमोजी, ठीक है, फायर वाला इमोजी लगाएंगे, बोलेंगे यस सर। ठीक है, फायर वाला इमोजी और यस सर जी। इफ यू आर रेडी, यस सर जी, वी आर रेडी, यू कैन स्टार्ट। प्लस में फायर वाला इमोजी। वाओ, इसे बोलते हैं एनर्जी, 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 दिस इज एनर्जी। ओके, चलो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बुक 1 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी बुक 1 है, इसके हम पहले जो 6 नंबर के क्वेश्चन है इनका क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के पश्चात संविधान निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। तो यानी कि संविधान निर्माण कैसे हुआ। तो बच्चों, इसमें आप बात बताएंगे कि 9 दिसंबर को सबसे पहली हमारी बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उद्देश्य प्रस्ताव की बात बताएंगे कि नेहरू जी ने 1946 में संविधान सभा में ये प्रस्तुत किया था, जिसमें संविधान के उद्देश्यों की बात थी और संविधान की आकांक्षा मूल्यों को समाहित किया गया था। माउंटबेटन योजना की बात कहेंगे कि 3 जून 1947 के बाद में, मतलब इस योजना के तहत हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो वास्तविक संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। फिर जब पूरी तरीके से संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो केवल 284 सदस्यों ने इस पे साइन किए थे। इसके अलावा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुआ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका इंग्लिश मीडियम में वर्जन देख लेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितने भी पॉइंट हैं आप क्विक रिवाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइए। तो बच्चों, भारतीय संविधान में लगभग 75% इसका जो भाग है वो लिया गया अधिनियम 1935 से। बाकी का जो बचा हुआ है वो अन्य देशों के संविधान से लिया गया। जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आए, आपसे क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि भारतीय संविधान उस गुलदस्ते के समान है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को समाहित किया गया है, समझाइए। तो ये फूल क्या है? फूल है बच्चों देश, यानी कि ब्रिटिश संविधान हो गया, अमेरिका का संविधान हो गया, आयरलैंड का संविधान हो गया, कनाडा का हो गया, फ्रांस का हो गया। ठीक है, तो अब इसी को हमें मेंटेन करते हुए चलना है। तो बोलेंगे ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला हमारे यहाँ पे लिया गया है। कानून निर्माण की विधि, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका का विचार,
साथ ही अमेरिका के संविधान की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो सब यहाँ से ली गई है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, फ्रांसीसी क्रांति का नारा फ्रांस से लिया गया है ना। ये चीजें बच्चों जो कि इसको बनाती हैं एक ऐसा संविधान जिसमें बहुत सारे देशों के संविधान से चीजें ली गई हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बास्केट बोरोड फ्रॉम प्रिंसिपल्स, तो देख लेंगे बच्चे बोरोड प्रिंसिपल्स, बेसिकली हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये चीजें हैं। चलो अब आपको मैं सेकंड बुक का एक आधा क्वेश्चन समझाता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइए। तो बच्चों देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है, ऐसी आज़ादी होती है जिसके, और इसमें आप लिख सकते हैं, लिखने के माध्यम से, कार्य करने के माध्यम से, चित्र बना के, बोल के, कलात्मक जो कृतियां होती हैं, इन सभी को करने की आपको स्वतंत्रता है। लेकिन कई समय ऐसे आते हैं जब आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, कैसे? जब आप देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बात करेंगे, जब आप शिष्टाचार या सदाचार के हितों के आगे जाके बात करेंगे, जब आप राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बात करेंगे, विदेशी राज्यों के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं इनको गलत ठहराएंगे, उनके बारे में विरुद्ध बोलेंगे, तब लगाया जाएगा आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे प्रतिबंध। एक और टाइम पे, जैसे मान लीजिए न्यायपालिका ने कोई कानून जो है उसके विरुद्ध एक फैसला सुनाया, अब आप उसको नहीं मान रहे हैं, तो न्यायालय की अवमानना पर भी आपकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि समाचार पत्र को यह फ्रीडम है कि वो संसद की या विधानमंडल की कार्रवाई को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन उसे यह फ्रीडम नहीं है कि वो किसी भी अश्लील या विघटनकारी घटना को दिखा सके, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों इसमें, जैसे कि ये जो प्रतिबंधित थी उसके बारे में है ना। इजीली आप यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? What in your opinion would be reasonable restriction on this freedom explained with example? Restrictions on freedom expression क्या क्या होंगे बच्चों, यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझे बच्चों, राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, राजनीति एक अलग बात है, राजनीतिक सिद्धांत एक अलग है। कैसे? राजनीति दो शब्दों से मिलकर बनी है, राज और नीति, अर्थात नीति पर आधारित शासन। इसमें क्या होता है कि इसमें नागरिक या व्यक्तिगत स्तर पे किसी विशेष सिद्धांत या व्यवहार का प्रयोग राजनीति के अंतर्गत आता है, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया हो गई, सरकार बनाने की प्रक्रिया हो गई, सत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया हो गई, या मत देने की, मतदान करने की, प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया हो गई। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो इसका मुख्य विषय होता है राज्य व सरकार। राजनीतिक सिद्धांत हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, ये जितनी भी अवधारणा है इसको हमें बताता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य होता है कि नगरों जो नागरिक है ना, इनके राजनीतिक प्रश्नों के बारे में इनको उत्तर देना, उनकी सोच को बढ़ाना, है ना, और ये सारी चीजें होती हैं। बस ऐसे लिखना है आपको। इसी तरीके से इंग्लिश में डिस्क्राइब पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इजीली आप यहां से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखेंगे बच्चों। समानता के आयाम, समानता के आयाम में पहला है राजनीतिक, यानी कि सभी नागरिकों को समान नागरिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, जिसमें उन्हें मतदान का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार मिले। नागरिकों को मत करने से वो अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक समानता, इसका लक्ष्य होता है कि समाज में धनी और निर्धन के बीच में जो खाई है, सामाजिक खाई, उसको कम करना, जिसमें जो लोकतांत्रिक सरकार है वो क्या कर सकती है, समाज में लोगों के लिए अवसर की उपलब्धि करवा सकती है, हालात सुधारने का मौका देती है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि बेरोजगारी ना हो, ठीक है, सभी को उनकी स्किल के हिसाब से थोड़ा काम वगैरह मिल जाए। इसके अलावा सामाजिक समानता, वो समाज जहाँ पे जन्म, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, वहाँ सामाजिक समानता होती है। ठीक है, अब सामाजिक समानता में हम जो है पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी, ये जरूरी माने गए एक आम व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो समाज में रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलो और भी एक आधा क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको इसका। तो डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक है, और एक यहाँ पे शायद ये रही सोशल इक्वालिटी, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों अब हम देखते हैं फर्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताओ। तो बच्चों मौलिक अधिकार क्या है? संविधान में सूचीबद्ध हैं, लागू करने के लिए संविधान प्रावधान करता है, गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, न्यायपालिका जा सकते हैं उल्लंघन होने पे,
परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, है ना। मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक का गठन किया जा चुका है भारत में, है ना बच्चों। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो कुछ ऐसे अधिकार जो मौलिक अधिकार के अलावा नागरिकों को विकास के लिए चाहिए। नीति निर्देशक होते हैं ऐसे जो सरकार को दिए जाते हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसे कि कुछ ये वाले हैं, ठीक है। तो देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की स्टेट पॉलिसी है जो भी है, इस तरीके से। अगला, भारतीय संविधान के किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का वो कौन सा अधिकार है जिसको ये कहा गया है क्या, संविधान का हृदय और आत्मा। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन किए जाने पर सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और न्यायालय इसके लिए कुछ विशेष आदेश या रिट जारी करता है। बच्चों इन रिट के बारे में पढ़ लेना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण रिट, ठीक है। तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच राइट हैज बीन टर्म्ड एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब। तो देख लेंगे बच्चों, ये सारी चीजें हैं। हाउबियस कर्पस है, मैंडेमस है, इंजेक्शन, इंक्वायरी, रेट ऑफ ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन, भारत में जो प्रणाली अपनाई गई है उस प्रणाली का वर्णन कीजिए और इसमें कौन कौन से 4 सुधार की आवश्यकता है ये बताइए। तो बच्चों भारत में जो प्रणाली अपनाई गई वो कौन सी है, FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, ये है ना। अब ये भारत में अपनाई क्यों गई बच्चों, मतलब ये बस क्यों नहीं, ये आखिर है क्या। तो इसमें क्या होता है कि चुनाव में जिसके पास सबसे अधिक वोट होते हैं वो जीत जाता है, फिर चाहे जीत का अंतर 1 वोट का क्यों ना हो। देश के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट जाता है। ये जो देश होता है ना उसे छोटे छोटे इलेक्शन जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक इलेक्शन जोन से एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। मतदाता यानी कि हम लोग एक व्यक्ति को वोट देते हैं, प्रत्याशी को चुनाव के लिए खड़ा होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से विभिन्न सामाजिक वर्ग, क्योंकि वोट सभी डालते हैं, हर एक धर्म भाषा जाति के लोग डालते हैं, तो इसीलिए विभिन्न सामाजिक वर्ग एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करते हैं और एक जो प्रभावी सरकार है उसको बनाने का अवसर मिलता है। यूनाइटेड किंगडम, भारत वगैरह ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इसी के अलावा अगला देखेंगे तो भारतीय चुनावी प्रणाली में निम्नलिखित सुधार की आवश्यकता है। कौन कौन से, संसदीय एवं विधानसभा में 1/3 सीटों पे महिलाओं का चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव में धन के प्रभाव पर नियंत्रण करना चाहिए और इसके लिए कठोर कानून होने चाहिए। फौजदारी मुकदमे जो हैं और इनकी जो उम्मीदवारी है उसे रद्द करना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म के प्रयोग को जो प्रयोग है इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। वोटों की जो खरीद फरोख्त है इस पर रोक लगानी चाहिए। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पे हमें जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसको अपनाना चाहिए, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रो सिस्टम अडॉप्ट किया गया इंडिया में, द सिस्टम ऑफ द विनिंग ऑफ द मोस्ट वोट्स। तो यहाँ पे देख लेंगे पूरा लिखा हुआ है और क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है तो वो भी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या होते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले होता है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करना कि चुनाव होगा, ठीक है। फिर होता है नामांकन दाखिल करना, नामांकन का विश्लेषण करना, चुनाव के लिए उम्मीदवार जो है वो चुनाव अभियान कर सकते हैं। फिर मतदान होता है, फिर मतदान की गिनती व परिणाम होते हैं, घोषणा होती है और फाइनली सरकार का गठन होता है। बस हो गया आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है इलेक्शंस की कब होंगे, फिर फिलिंग ऑफ द नॉमिनेशंस, एनालिसिस ऑफ नॉमिनेशंस, कैंपेन फॉर इलेक्शंस एंड वोटिंग, काउंटिंग ऑफ द वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, ओके। चलो, राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का वर्णन करो बच्चों। तो ये क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को सदन के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है अगर उसे लगता है ये फैसला देश के हित में नहीं है, कोई कमी है। वीटो शक्ति के तहत वो किसी भी विधेयक को अपने पास काफी लंबे समय तक रख सकता है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है जब लोकसभा भंग हो जाए, किसी को बहुमत ना मिले या फिर संसद जो है मतलब जो पार्टी है वो अपना बहुमत साबित ना कर सकें, तब इसकी ये तीसरा वाला उपयोग में आता है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, सेकंड बुक से एक आधा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है और इसकी आलोचना बताइए। तो भारतीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता का आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों इजीली। बच्चों देखो, एक बार ना सारे बच्चे मुझे ये बताओ
ठीक है। सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि मैंने आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं, एक दो नहीं, टोटल 6 वीडियोस अपलोड किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्या आप सभी बच्चों ने वो वीडियोस देखी हैं? अगर देखी हैं तो सारे बच्चे एक बार लिखें यस सर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो एक बार लिखेंगे सारे बच्चे यस सर, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि हाँ आपने देख रखा है। ठीक है, जल्दी बताएं। और तब तक जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो बच्चों। ठीक है, जिसने भी नहीं किया है। ओके, यस सर जी विद फायर वाला इमोजी। यस सर जी देखी हैं। यस सर देखी हैं, हमने सारी वीडियोस देखी हैं, सब देखा है। यस सर जी सभी सारी वीडियो देखी हैं। हाँ जी सर विद स्माइल इमोजी। अच्छी बात है। यस सर, एक बच्चा है अभी तक, तकरीबन 102 प्लस बच्चे वॉचिंग में, सिर्फ एक बच्चे ने कमेंट किया है और वो कह रहा है कि बस मैंने नहीं देखी, लगता सबने देख रखी है। हाँ सबने देखी होगी, इंपॉर्टेंट थी। वैसे भी उस पर हजारों की संख्या में बच्चे देख चुके हैं, 10-10, 15-15 हजार बच्चों ने देखी वो वीडियोस। ओके, हाँ देख रखी है, सभी ने देख रखी है। तो बच्चों हम ना एक काम करते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप उनको पढ़ लेना। ठीक है, उन क्वेश्चन को पढ़ लेना और उसको याद कर लेना बच्चों। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूं। ओके, क्योंकि देखो वैसे भी आपका एग्जाम का टाइम काफी करीब आ चुका है, तो आपको तैयारी भी करनी है अपनी, है ना। दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं। ओके, जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता जाऊंगा, आप इसको देख लेना। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है ये क्या होता है बच्चों। ठीक है, यहां से देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी आलोचना बताइए। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो धार्मिक पहचान है इसके लिए खतरा पैदा करती है, पश्चिम से आयातित मॉडल है, अल्पसंख्यक के अधिकारों की पैरवी करता है, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे। अगला, न्याय के कई आयाम होते हैं बच्चों। एक तो राजनीतिक तौर पे न्याय किया जाता है, मतलब लागू किया जाता है, सामाजिक न्याय होता है, और फिर आर्थिक न्याय होता है, और विधिक न्याय होता है। सारी चीजें समझाई हुई हैं आपको। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस है, डायमेंशन और सोशल जस्टिस है, इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, लीगल जस्टिस हो गया, ये सारी चीजें हैं। ओके, आगे बच्चों कर्तव्य किसे कहते हैं, ये अधिकार से कैसे संबंध है, कुछ कानूनी कर्तव्य को एग्जांपल दीजिए। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक अधिकार है तो दूसरा कर्तव्य है। बेसिकली समाज हमें कुछ अधिकार देता है, उस अधिकार के बदले में हमें कुछ ऋण चुकाना पड़ता है, उसी ऋण को कर्तव्य कहते हैं। कुछ नैतिक कर्तव्य यहाँ पे हैं, अपने परिवेश को स्वच्छ रखना, बच्चों को उचित शिक्षा देना, माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना, सामाजिक नियमों का पालन, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। कुछ कानूनी कर्तव्य हैं, संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये चीजें हैं। ठीक है, इंग्लिश में ड्यूटी क्या है और राइट क्या होते हैं, एक दूसरे रिलेटेड कैसे हैं, तो ये लिखेंगे मोरल ड्यूटीज क्या है और लीगल ड्यूटीज क्या है, यहां से आप पढ़ सकते हैं। ओके, इस तरीके से कॉन्सेप्ट हुआ आपका। हाँ सर, चलो अगला, प्रवासी कौन होते हैं और ये प्रतिवाद कैसे करते हैं, यानी कि प्रवासी कौन है और ये सरकार के बारे में विरोध कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं, फिर क्या होता है। तो प्रवासी कौन होता है बच्चों, जब कोई रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाता है, उसे हम, जो कि उसकी मर्जी बस किया जाता है, इसको हम प्रवासी कहते हैं। अब मर्जी बस क्यों करता है, क्योंकि उसके यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसीलिए। एक तो मर्जी बस कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, वो एक ही है, क्योंकि भाई जब रोजगार नहीं मिलेगा तो खाने पीने के लिए उसे जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, कुछ जीवन जीने के लिए, तो वो फिर प्रवास करता है। अब प्रवासी जो लोग होते हैं ये विरोध कैसे करते हैं, प्रतिवाद कैसे करते हैं, तो कई तरीके हैं इनके प्रतिवाद करने के, प्रदर्शन करके प्रतिवाद करते हैं। ठीक है, अपने जो अधिकार है इसको लेके कहते हैं, और संगठन बना के प्रतिवाद कर सकते हैं, ये चीजें हैं इसकी। ठीक है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं लिखी हुई हैं सारी चीजें। देखो, चाहे भारत की बात कर लो या फिर अन्य देशों में बात कर लो, जो नागरिकता है ना, इसके प्राप्ति के और समाप्ति के कई तरीके हैं। जैसे कि नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, और जैसे प्राप्त होती है वैसे खोई भी जा सकती है। ठीक है, जन्म के द्वारा प्राप्त होती है, पंजीकरण के द्वारा, संपत्ति खरीद कर, सरकारी नौकरी के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा, विद्वान होने पर, विवाह होने पर, और स्वेच्छा से। अब जैसे जन्म के द्वारा प्राप्त होती है, पंजीकरण के द्वारा, तो आपने जिसकी पहले की ले रखी होगी नागरिकता, तो वो आपके समाप्त हो जाएगी, आपको नई वाली मिल जाएगी। किसी दूसरी जगह पे संपत्ति खरीदेंगे तो आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी, पिछली वाली आपकी खो जाएगी। कहीं सरकारी नौकरी करेंगे तो नई मिलेगी, पुरानी जो है वो रद्द हो जाएगी। भूमि विस्तार ऐसे ही है, विद्वान होने पर भी, विवाह द्वारा भी, और स्वेच्छा से भी। तो ऐसे करके नागरिकता जैसे प्राप्त होती है वैसे ही खो भी जाती है ना। चलो अगला देखेंगे। ये समाप्ति होगी, वैसे तो मैंने आपको बता ही दी है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। राष्ट्र के बारे में प्रस्तुत की गई विभिन्न मान्यताओं को स्पष्ट करो।
तो राष्ट्र के बारे में मान्यता सबसे पहले है साझे विश्वास, यानी कि एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी हो सकता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि साझे विश्वास राष्ट्रवाद की बुनियाद है। इतिहास, व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र का मानते हैं, है ना, तो उनके अंदर ये स्थायी पहचान की भावना होनी चाहिए कि देश की स्थायी पहचान का ढांचा, जो स्मृतियां हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो अभिलेख हैं, इसके जरिए से लोगों को समझाया जा सके। भूक्षेत्र, ठीक है, जैसे हम किसी क्षेत्र में ज़्यादा दिन तक एक साथ रहते हैं तो वो हमें अपना सा लगने लगता है, ठीक है, तो ये जैसे भारत है, हम इससे यहाँ पे रहते हैं तो ये हमारे अपना सा लगता है ना, ये हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि एक तरीके से। और भी हैं, साझी राजनीतिक आदर्श हो गए, साझी राजनीतिक पहचान हो गई, जिसमें नागरिकता वगैरह आ जाती है। तो ऐसी बातें हैं जिसको आपको लिखना है। ओके, जस्टिफाई द वेरियस अजम्पशंस प्रेजेंटेड अबव द नेशन, तो शेयर्ड बिलीव्स, हिस्ट्री, टेरिटरी, इस तरीके से लिख देंगे, है ना। चलो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के आयामों का वर्णन करो। तो बच्चों, स्वतंत्रता का एक आयाम तो है सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव वाला, ठीक है, जिसमें क्या नाम है, राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में ये बात करता है, यानी कि जो राज्य है वो थोड़े बहुत प्रतिबंधन लगा सकता है, ठीक है, थोड़े बहुत प्रतिबंधन लगा सकता है, हस्तक्षेप कर सकती है, ये बात है। स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना जिससे व्यक्ति के विकास में सहायक हो सके, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि विवेक के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जो सरकार है वो अवसरों की उपलब्धि करवाती है। नकारात्मक में क्या होता है, नकारात्मक में ये कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है, इसमें मनुष्य पे किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, बंधन यानी कि अभाव से मुक्ति, मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यही है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो या फिर होना ही नहीं चाहिए, ये कहा जाता है, ठीक है। कार्यों में कोई प्रतिबंध ना हो, ठीक है, मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की आजादी मिले, ये होती है नकारात्मक, ठीक है। अब है बच्चों, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो समानता को बढ़ावा देने के कई उपाय हैं, जैसे कि औपचारिक समानता की स्थापना करके बढ़ावा दिया जा सकता है समानता को, ठीक है। और अर्थ की बात कर लेंगे तो क्या होता है बच्चों, इस तरीके से देखेंगे औपचारिक समानता की स्थापना करके। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था विवेक बर्ताव के द्वारा, तो ध्यान से समझो, समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। अर्थात कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग अधिकारों का सही रूप से उपयोग कर सकें, हमें उनके साथ अलग बर्ताव करना जरूरी होता है। जैसे विकलांगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान बनाना, कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना, यानी कि वो सुरक्षित आ जा सके, है ना, ये चीजें इसको बोलते हैं विभेदक बर्ताव। यानी कि कुछ मामलों में हमारे लिए जो भेदभाव है ये करना बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक्चुअल में उसके लायक होना चाहिए। जैसे विकलांग के लिए हमने विभेदक बर्ताव अपनाया, उसके लिए सार्वजनिक स्थानों में विशेष ढलानें बनाई। अब एक से ऐसी महिला जो कॉल सेंटर में काम करती, देर रात तक काम से लौटती है, तो उसके साथ विभेदक बर्ताव ऐसे अपनाया कि हमने उसके लिए सुरक्षा प्रोवाइड करवा दी, ठीक है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हमने ऐसी महिलाओं के लिए जो ऐसे काफ़ी लेट को नाइट को घर आती हैं काम से, है ना, ऐसे करके लिखना था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से एक बच्चे ने, तभी मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। एक बच्चा पूछा सर जी विधायिका का क्या मतलब है। विधायिका का मतलब संसद होता है, ठीक है, विधायिका का मतलब संसद होता है। ओके, चलो अब देखेंगे बच्चों कि सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका और इसके शक्ति के स्रोत। तो सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मंत्रालयों को आवंटन करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, ये राष्ट्रपति और संसद के बीच में सेतु का काम करता है। शक्ति के स्रोत तो वही जो अभी आपको बताया, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान सक्रिय उभार और व्यक्तिगत उभार, सरकार की केंद्रीय धुरी, ठीक है, विदेशी यात्राओं के दौरान, सम्मेलनों के दौरान एक नेशनल लीडर की छवि उभरना, है ना। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो और भी एक आधे क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। तो अभी एक बच्चा पूछा था विधायिका क्या है। तो विधायिका के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया, विधायिका बेसिकली क्या है, संसद है जो देश के लिए देश स्तर पे कानून वगैरह बनाती है, पारित करती है, ठीक है। अब कानून दो तरीके के होते हैं, एक तो सरकारी मतलब कानून नहीं, विधेयक दो तरीके के होते हैं, जो मंत्री पेश करते हैं सरकारी होते हैं, जो गैर सरकारी होते हैं वो मंत्रियों के अतिरिक्त कोई पेश करे।
अब प्रथम चरण में ये देखा जाता है कि ये जरूरी है या नहीं, दूसरे चरण में दोनों सदनों में से पास किया जाता है, और तीसरे चरण में राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा जाता है, और फिर साइन होने के बाद में लागू हो जाता है, विधेयक एक कानून बन गया। ठीक है, देख लेंगे बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। अगला, लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर है, तो लोकसभा के बारे में ये सारी बातें देख सकते हैं, राज्यसभा के बारे में ये बातें देख सकते हैं। ठीक है, विधायिका जो है वो कार्यपालिका पे कैसे नियंत्रण रखती है, तो कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति के द्वारा, वित्तीय नियंत्रण के द्वारा, बहस और वाद विवाद के द्वारा, संसदीय प्रश्नकाल के द्वारा, इसके अलावा शून्यकाल के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव, इसके माध्यम से नियंत्रण रखती है उस पर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसे आपको यहाँ पे पढ़ना है। बच्चों देखो टाइम आपका ज़्यादा हो गया है, तो आपसे मैं सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप बच्चों ने अगर वो वीडियोस देखी हैं, ठीक है, हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, और बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर जी रहने दीजिए क्योंकि हमने वीडियोस देख रखी हैं। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं, आप सभी बच्चे क्या करना है, जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से समझने हैं, एकदम एक एक लाइन वाइज समझते हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड समझते हैं, तो बच्चों आपके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखी हैं। आप सभी बच्चे उन वीडियोस को जरूर देखना, जिससे कि इजीली आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, आप सारे बच्चे उन वीडियोस को जरूर से देखना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। वैसे तो यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा सा और समझाता, लेकिन यहाँ पे टाइम कम है, इसलिए आप जो है अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे मेरे पास, जैसे कि किसी देश के सफल शासन के लिए संविधान के क्या कार्य होते हैं, एकता एवं विश्वास की स्थापना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, सरकार का निर्माण कैसे होगा, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलेगा। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्ण समानता के अधिकार को बताइए, है ना, एक एक अनुच्छेद को बता रखा है। चुनाव आयोग के क्या कार्य ये भी बता रखे हैं आपको, है ना। और 6 नंबर के क्वेश्चन, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीके और विवेचना कीजिए। समान लोगों के प्रति समान व्यवहार के द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित होता है, और समानुपातिक न्याय के द्वारा, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल के द्वारा, है ना। और भी क्वेश्चन हैं जैसे कि अधिकार कितने टाइप के होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ठीक है, इस तरीके से और भी देखेंगे। तो ये हो गया आपके। और क्वेश्चन आपको दिखाऊं, न्यायपालिका की संरचना पिरामिड रूपी है, स्पष्ट करो। तो इसमें आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय सबसे टॉप पे आता है। देखो इस तरीके से है। ठीक है, सबसे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट आती है, फिर हाई कोर्ट आती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, और फिर सब डोमिनल कोर्ट आती है, यानी कि जो सबसे छोटी होती है ना वो वाली। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय ये होते हैं। तो सबसे टॉप पे सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इस तरीके के आपके न्यायालय यहाँ पे होते हैं बच्चों। ठीक है, सारी चीज़ें समझा रखी है मैंने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आई होप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझा होगा उन वीडियोज़ में, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हुई होगी उन वीडियोज़ में। ओके, सो चलो बच्चों सेशन को एंड कर देते हैं अब हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए आप सभी बच्चों को एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, सज्जी क्या कहना चाहेंगे आप सभी बच्चों को आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, अभी आपका पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ठीक है बच्चों, हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, इतनी अच्छी तैयारी की कि मैंने अपनी तरफ से 100 नहीं बल्कि 200% एफर्ट्स लगाए हैं आपके लिए, 200% एफर्ट्स लगाए हैं, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में आ सके। आपने जो डिमांड की वो डिमांड हमने पूरी की है, जो डिमांड आपने की, जिस टाइप के कंटेंट की वो कंटेंट हम लेके आए, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट आपके लिए लेके आए हम। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं आपसे सेशन में, सैंपल पेपर के, सैंपल नहीं, जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका उसके सॉल्यूशन वाले लाइव में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।